नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। हम देख रहे हैं कि नेपाल से जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक हमारे लिए तो ज़रूर है क्योंकि नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो पहले एक हिंदू राष्ट्र था और काफ़ी सपोर्ट नेपाल को हम करते हैं। लेकिन आज नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका षड्यंत्र है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो हम जानेंगे ही। साथ-साथ अगर हम पूरी बॉर्डर लाइन्स पे देखते हैं तो इंडोनेशिया पे भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए, लोग घुस गए थे पार्लियामेंट में आग लगा दी। तो आग हमारे चारों तरफ दिख रही है और मन में बहुत एक तरह से संदेह पैदा होता है कि क्या भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है? तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कैप्टन महेश भकुरी साहब को, जो एक बहुत अच्छे राइटर भी है। उनकी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी है, तीसरी पब्लिश होने की कतार में है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। सर, आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, न्यूज़ देखी होगी। अ, अभी नेपाल में ये खबर है कि या नेपाल से खबर आ रही है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन कर दिया, मंत्रियों ने रिज़ाइन कर दिया है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये खबर है कि ओली मिस्टर एनपी शर्मा ओली ने केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और हम अगर नेपाल की हिस्ट्री को देखें, नेपाल की जिस तरह का प्रारूप रहा है, जिस तरह का शांतिप्रिय देश रहा है, उसको यस, ध्यान में रखते देखते हुए ये पहली बार है कि जब नेपाल में यूथ, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो मोबिलाइज़ हुआ है, सड़कों पर उतर आया है और उसने वहाँ पर 2 दिन से बहुत बड़ा हंगामा किया है। सब कुछ, कई बिल्डिंग्स, सरकारी बिल्डिंग्स जला दी हैं, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया है, प्रेसिडेंट का आवास जला दिया है और उनके मिनिस्टरों ने तो रिज़ाइन करना शुरू किया था कल से। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी लगभग 2 बजे के आस-पास उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। बीच में ये भी अफ़वाहें थी कि वो देश छोड़ के चाइना जा सकते हैं। यस, लेकिन और उन्होंने बोला था कि ऑल पार्टी मीट भी बुलाई थी उन्होंने और साथ-साथ उन्होंने यूथ को भी बोला था कि वो टेबल पर आएँ और नेगोशिएट करें और बात करें, क्योंकि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन तभी होती है जब डायलॉग किया जाए। राइट, तो वहाँ का जो यूथ है, इसको उन्होंने जेन ज़ी मूवमेंट लोगों ने बोला है, इसका नाम दिया है। और जो उनका कारण है, पहले हम देखें कि जेन ज़ी किसको बोला है उन्होंने। हुँ, जेन ज़ी में वो लोग शामिल हैं, सरप्राइजिंगली ये यूथ का पहला आंदोलन है उनके नेपाल देश में, जो कि 1996 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। इसका मतलब 28 साल से नीचे-नीचे के ही लोग हैं और सरप्राइजिंगली इसमें टीनेजर्स भी हैं, जो कि अपने यूनिफ़ॉर्म में बाहर निकले थे, हाथों में उनकी किताबें थी और वो लोगों ने आंदोलन किया और इसका ट्रिगर रहा अ, मीडिया बैन, सोशल मीडिया में बैन लगाना। यस, तो 1 हफ्ता पहले इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैन लगाया था और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं रिज़ाइन तो करूँगा नहीं किसी हालत में और ये बैन लगा रहेगा। और बैन लगाने की जो पृष्ठभूमि है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि नेपाल में वो डिफरेंट टाइप के जो जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, उनको बोला था उन्होंने कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप रजिस्टर करें और देश की मीडिया के जो कानून के अनुसार, विधि के अनुसार वो लोग रजिस्टर करें। 1 हफ्ते का टाइम भी एक्सपायर हो गया, तो तब उन्होंने इस पर बैन लगाया और कुछ लोगों ने पालन किया इसमें, टिकटॉक और 4-5 हैं इसमें, उन लोगों ने किया। टिकटॉक है, वाइबर है, वी टॉक है और निम्बुज़ और पोपो लाइव, ये लोगों ने तो पालन कर लिया, तो इनको उन्होंने बहाल कर दिया। बाकी 24, 2 दर्जन ऐसी सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया के माध्यम हैं, जिन पर बैन लगा दिया। मेनली उसमें एक्स है, जो ट्विटर और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इस तरह की प्रोमिनेंट जो 24 हैं, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया। यस, और सबसे बड़ी बात ये है कि यूथ जो वहाँ है, वहाँ क्या पूरी दुनिया में यूथ जो है, इन पर आजकल एडिक्ट है। वो इसके माध्यम से ही सारा कुछ करता है। और नेपाल में इसमें हंगामा होने की वजह है कि नेपाल का पूरा टूरिज़्म मीडिया पर ही आधारित है। वहाँ के हुँ, लोग, जो यूथ है, वहाँ का जो बिज़नेस करता है, वो सोशल मीडिया पर करता है, बेसिकली टूरिज़्म। और ख़ास तौर से काठमांडू मेन शहर होने के नाते, टूरिस्ट शहर होने के नाते, देश-विदेश के लोग वहाँ आते हैं और उन लोगों को भी सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, अपनी फैमिली से टच में रहने के लिए।
राइट। तो बाहर के देशों की तो सद्भावना है ही, जो टूरिस्टों की, लेकिन लोकल यूथ जो इन इनमें एडिक्ट था या इसको यूज करता था, इसको वैसे भी बिजनेस के लिए यूज करता था, उनको इससे असुविधा होने लग गई। तो उन्होंने सोमवार को एक मार्च निकाला यूनिफॉर्म में, यूथ ने, जिसमें टीन्स भी थे, जैसा मैंने बताया आपको, 28 साल से कम कम उम्र के लोग थे इसमें। इन लोगों ने जिस हिसाब से जब किया, तो इन लोगों ने सोचा कि, उन्होंने बोला कि ओली को रिजाइन करने के लिए बोला। तो ओली ने बोल दिया था कि मैं रिजाइन, चाहे मेरी गद्दी चली जाए, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। इससे यूथ और भड़का और उन्होंने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया। समान। इस पुलिस फोर्स के इस्तेमाल में 19 लोग मारे गए और 200 के करीब घायल हुए। 16 तो नेपाल में, काठमांडू में मारे गए, और उसके आसपास के जो शहर हैं, जो उससे एडजेसेंट शहर हैं, वहां पर भी मारे गए। इससे यह आंदोलन ने बड़ा उग्र रूप ले लिया। और मैं यहाँ ही बताना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया में बंद होना और इसके खिलाफ आवाज लगाना तो ट्रिगर था, और इसके पीछे मेनली था उनका करप्शन। यस। नेपाल में जॉब्स के लिए करप्शन, जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत ज्यादा है, साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में भी खामियां हैं, और किसी भी जगह पर कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल, ब्राइविंग बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या था कि यूथ में बहुत ज्यादा अनरेस्ट पैदा हो गया था। और कुछ लीडर्स ऐसे हैं वहां पर जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी सरकार को कई बार सावधान किया। ये कई समय से चल रहा था। तो सोशल मीडिया पर बैन और इसके खिलाफ आंदोलन करना वाज जस्ट अ ट्रिगर। उसके बाद जब इतने लोग मारे गए, तो उन लोगों ने, स्वाभाविक है कि दिस मूवमेंट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। और कल जब ये सोमवार के दिन पूरा आंदोलन छिड़ गया, कल फिर ओली ने वो बैन वापस भी लिया, लेट हम्म। इवनिंग उन्होंने वापस लिया। लेकिन तब तक वो सोशल मीडिया बैन गौण हो गया, मतलब उसने दूसरे स्थान ले लिया, और दूसरा स्थान हो गया उसका, मेन हो गया करप्शन। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई समय से ये पुराने लोग, ट्रेडिशनल टाइप लोग, जो कि चेंज होना नहीं चाहते, उस तरह के लोग गद्दी पर आसीन थे। तो उन्हीं को दूर करने के लिए वहां का यूथ कटिबद्ध था, इसलिए वो उन्होंने आंदोलन छेड़ा। जी। यस सर। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने कि अभी तो बस करप्शन के ऊपर चल रहा है, और लोगों की अभी फिर से डिमांड हो रही है। इसके पहले भी शायद लोगों ने डिमांड की थी कि राजेशाही वापस आ जाए। सर पहले तो ये एक बात करते हैं सर, पहले तो राजेशाही थी वहां पे, और तब आंदोलन हुआ था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। तो ये उस टाइम पे काफी सारे देश जो है उसके पीछे थे, जैसे चाइना था, वो चाहती थी कि कम्युनिस्ट सरकार बने वहां पे। फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी थे, क्योंकि ये नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। तो अपने अपने पृष्ठभूमि में लाने के लिए कि ये सेकुलर बन जाए एक्सेट्रा। करेक्ट। तो फिर वो आंदोलन हुआ सर। तो हम्म। इसके पीछे उस टाइम पे जब राजशाही थी, तो वो रेजिम चेंज करने के पीछे ये सारे लोग थे। तब शायद यूपीए की सरकार थी भारत में, तो भारत ने भी सपोर्ट किया था कि लोकतंत्र होना चाहिए नेपाल में। तो सर अभी उल्टा डिमांड कर रहे कि राजशाही वापस आ जाए। इनफैक्ट क्या था कि राजशाही में भी, अगर सुना हो, मुझे वेगली याद आ रहा है कि एक ही खानदान के एक रॉयल फैमिली में बहुत लोग मार दिए थे, उन्हीं के परिवार के किसी मेंबर ने। हम्म। वो भी बहुत ज्यादा ऐसा रहा कि उसमें भी एक तानाशाही का जैसा रूप था। और फिर 2008 के करीब ये फिर डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि दुनिया में सब जगह डेमोक्रेसी आ रही है, और तो ये सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम माना जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी को लाया गया। पर डेमोक्रेसी चलती है, अच्छी चल रही है, हमारे देश में भी अच्छी चल रही है, और देशों में भी अच्छी चल रही है। हमारा देश तो बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन क्या है कि सरकार में बैठे हुए लोगों पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक अच्छा नेतृत्व नहीं दे पा रहे थे। और ओली जी की अब जो ये केपी शर्मा ओली हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और इनकी सरकार बहुत ज्यादा करप्ट सरकार थी। ये बेसिकली उन्होंने देखा कि करप्शन, और साथ साथ एक चीज और वहां के लोगों ने, यूथ ने नोटिस की, जो कि सोशल मीडिया में भी काफी प्रचलित रहा, नेपो बेबीज एंड नेपो किड्स। कहने का मतलब है कि कुछ वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, उनके बच्चे कैसे इतने ज्यादा प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट फैमिलीज के बच्चे इतने आगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई, क्योंकि हम्म। एक तरफ से बेरोजगारी है, एक तरफ से करप्शन है, और लोग कुछ लोग बहुत आगे उन्नति कर रहे हैं, उनके बच्चे
एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बदली हुई है, तो ये भी वहाँ के लोगों को खल रही थी। क्योंकि उनका, आपने देखा होगा कि देश जिस हिसाब से हमारे यहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके यहाँ ये रूप में नहीं दिखाई पड़ रही थी। दैट इज द रीजन कि वहाँ के लोगों ने कहा ये बहुत हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से ये उग्र थे। नहीं तो स्कूल का बच्चा जो यूनिफॉर्म में बाहर निकला है, यू कैन इमेजिन कि वो किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, किस कदर वहाँ का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, जिन्होंने ये यस, कदम उठाया। और राइट, वहाँ का एक ग्रुप है, कोई हामी नेपाल ग्रुप है, जिसको वहाँ के सुदन गुरुंग जो एक यूथ लीडर हैं, उन्होंने इसको किया, उन्होंने लीड किया। और साथ साथ उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट एक्शन एंड करप्शन है, कि हमारे यूथ लाठी चलाया, गोलियां चलाई, 19 लोग मारे गए। और तो इस तरह से ये आंदोलन। यस सर। जी। सर, जैसे अभी सभी लोग बात कर रहे थे, या फिर काफ़ी जी। सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि नेपाल में तख्तापलट हो रहा है, बांग्लादेश में हो चुका है, इंडोनेशिया में भी उस तरह की आग लगा चुके हैं जो भी लोग उसके पीछे हैं। तो भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए सर? इनफैक्ट भारत तो सतर्क है ही। और हम, मैं यहाँ पर ये बता दूं कि हमारा देश, भारत देश, 5 स्टेट्स के साथ मिला हुआ है। इनके साथ, नेपाल के साथ हमारे 5 स्टेट्स का बॉर्डर मिलता है। राइट, ठीक है, क्योंकि और इसकी टोटल लंबाई करीब 1770, 1770 किलोमीटर रफली इसका है, मेजरमेंट अगर किया जाए इसका। तो जो 5 स्टेट्स जो इनसे जुड़ा है नेपाल बॉर्डर, उसमें सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड। मैं तो उत्तराखंड का निवासी हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेपालीज हमारे उत्तराखंड में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो मेहनत करके वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो यस, नेपाल देश ही ऐसा, मैं आई विल नॉट से रिच, ये कमजोर मुल्क है पैसे के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। तो उनके आधे लोग तो हमारे यहाँ काम करते हैं, उत्तराखंड में काम करते हैं, बिहार में काम करते हैं, सिक्किम में करते हैं, चाय बागानों में काम करते हैं। तो ये इनकी इकोनॉमी काफी हद तक हमारे देश के फंड्स पर, यहाँ से कमा के ले जाते हैं, उस पर निर्भर करता है। राइट, सेकेंडली, वहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पर। वो तो आपको पता है, वहाँ नेपाल जाते हैं लोग, देश विदेश के लोग जाते हैं, राइट, क्योंकि दिस इज द गेटवे ऑफ हिमालय। या हिमालयन, इसलिए इसे हिमालय कंट्री भी बोलते हैं। माउंटेन एवरेस्ट। जी। तो अब नाउ, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में इट वाज टोटली, उसमें काफी हद तक अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है। और वहां पर उन्होंने ही अपने ही बांग्लादेश की क्रिएटर को, मुजव्विर रहमान को, उनके वंश को खत्म, उनकी मूर्तियां भी तोड़ डाली। यस, और वो उनका लोकल अनरेस्ट था सत्ता परिवर्तन के लिए, राइट। बट वहां पर भी उसने, यूथ ने ही किया था ये। एक तो हुँ, आंदोलन जहां भी होता है हमेशा यूथ करता है। दूसरा, श्रीलंका को देखा जाए, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत हो गई थी, और वहां के लोगों में भी करप्शन था, उनके जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल की जो बॉर्डर की स्थिति को देखते हुए, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी अलर्ट। और 1770 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसमें एक काफी कमियां हैं कहना चाहिए कि डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमारे देश और उनके देश में कोई वीजा नहीं लगता है, फ्री मूवमेंट है एक यस, देश से दूसरे देश के बीच में, राइट। तो राइट, ओपन ओपन बॉर्डर होने की वजह से हमारे इस सिचुएशन की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, और राइट, कोई भी आदमी आ सकता है, जा सकता है, राइट। और ऐसे केस में इलीगल माइग्रेंट्स बहुत आ सकते हैं। और ये जो कि अभी की स्थिति में देखा जाए तो रिफ्यूजीज आ सकते हैं। रिफ्यूजीज आएंगे तो क्या होगा, अगर ये हमारे, मैं अपने कुमाऊं की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, वहां से अगर ये घुसेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी पर इसका फर्क पड़ेगा, लोकल लोगों में असंतोष होगा, क्योंकि इनके शेल्टर का, इनके रहने का, इनके द्वारा क्राइम भी किए जा सकते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे देश पर पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन बॉर्डर स्टेट्स में होगी,
क्योंकि हमारी आर्मी पूरी अलर्ट हो चुकी है। हमारे यस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आर अलर्ट, ऑन हाईएस्ट अलर्ट पर हैं कि कोई वहां से अगर होता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश पर क्या पड़ सकता है। तो राइट, दिस इज अनदर थिंग। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर क्राइम होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनको कहाँ से टोकेंगे, आप कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। स्मगलिंग बहुत होगी, जो होते आ रही है, आज भी हो रही है। क्योंकि आपने सुना होगा कि विदेशों से जितना भी स्मगलिंग का आता है, ड्रग्स आता है, वो कभी कभी नेपाल बॉर्डर से हमारे पास नेपाल आता बॉर्डर से आता है ना। तो है। इस मामले में ये हमारे एक कमजोरी रहेगी, या हमें इस एरिया में आर्म्स, ड्रग्स, फेक करेंसी और ड्रग्स, ये सारे हमारे देश में आ सकते हैं। राइट, तीसरा है इसमें टेरर। हुँ, टेरर जो आपने देखा होगा, बहुत टेररिस्ट हमारे नेपाल से आए हैं। इनफैक्ट बहुत पहले एक हाईजैक भी हुआ था प्लेन। या, तो एक्सट्रीमिज्म का भी हमारे को खतरा है, जो कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ सकता है, क्योंकि ये लोग इस तरह की तलाश में रहते हैं कि कब सिचुएशन वोलेटाइल हो, कब सिचुएशन वल्नरेबल हो, और ये इस तरह के जो तत्व, चाहे देश में है विदेश में है, वो इसका फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। राइट, और चौथा है, इसमें इकोनॉमिक डिसरप्शन भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वहां पर भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं नेपाल में, कुछ यहाँ से नेपाल में जाती हैं, नेपाल से हमारे देश में आती हैं। टूरिस्ट इफेक्टेड रहेगा, हमारे देश का टूरिज्म है, और नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर कनेक्शन है वो इफेक्ट रहेगा। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी प्रेशर रहेगा इंडिया पर, जो कि यस, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। और साथ साथ इसमें कम्युनल और एथनिक स्पार्क्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने सुना होगा कुछ हमारे जो विधर्मी लोग हैं, दूसरे तरह के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में आए थे। वो पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे तो इंडिया में भी क्रिएट किया जा सकता है। तो यस, अनदर दिस थिंग। राइट, तो ये तो हमारी मैम थ्रेट्स हैं। अगर हम यस, इसका एनालिसिस करें, दीज आर द थ्रेट्स टू आवर इंडिया। या, नाउ व्हाट शुड इंडिया डू, दैट वाज योर अनदर क्वेश्चन। वी स्वाभाविक है, इन जितनी थ्रेट्स को हम देखते हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपनी बॉर्डर टाइट करनी है, बिल्कुल टाइट। उसको क्रॉस जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसको स्मार्ट कंट्रोल, वहाँ पर सीसीटीवी लगे होने चाहिए, ड्रोन से करेंगे, कर रहे होंगे, ऑलरेडी सरकार कर रही होगी, पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ साथ आर्म्स, नारकोटिक्स और एक्सट्रीम्स का इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी और उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। राइट, साथ साथ जो नेपाल में हमारे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस हैं, उस पर भी इंगेजमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत इतनी सावधानी से करे, जो मैं समझता हूँ हमारी मैच्योर लीडरशिप कर रही होगी, कि वहां पर ऐसा भी नहीं लगे कि हम उनके अंतरिम मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसा राइट, भी नहीं लगे। और साथ साथ ऐसा भी नहीं रहे कि हम म्यूट दर्शक बने रहें, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ऐसी अपोजिशन पार्टियां हैं, वो कल को जब हम ज्यादा करेंगे तो कहेंगे दखलंदाजी की, और कुछ नहीं करेंगे तो आप म्यूट दर्शक थे, आप बहुत सॉफ्ट थे, आप तो डर गए, ये हुँ, सारे भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारे बीच में एक डायलॉग्स बने रहने चाहिए मेच्योरली। साथ साथ कहीं पर मेडिकल हेल्प है दैट कैन बी गिवन, सो दैट कि उनकी स्टेबिलिटी, उनका डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चलते रहें। और यूथ एंगेजमेंट हमारे देश में भी बहुत जरूरी है। या, सबसे बड़ा खतरा हमें एक और है, कि हमारा यूथ ये ना समझ लगे, जो मिसगाइडेड यूथ है, जिसको कि हमारी कुछ पार्टियां यूज कर सकती हैं, कि देखो भाई 28 साल से कम वाले एक छोटी सी चीज के लिए सत्ता पलट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग इस तरह के सपने पालने, दुस्साहस करने की कोशिश न करें, या देखने लगे कि हम भी कर सकते हैं नेपाल की तरह। जैसे यस, बीच में बांग्लादेश में जब हुआ था, तो आपने देखा होगा कि कई जगह बांग्लादेशी जो सिंपैथाइजर थे, उन्होंने कहा कि भारत देश में भी ऐसा किया जा सकता है, जो कि हुँ, बंगाल में कोशिश की उन्होंने, वेस्ट बंगाल में, यस, राइट। और जो एक चीज मैं और कहूंगा मैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि आजकल ये इंफॉर्मेशन का युग है और राइट, सोशल मीडिया का जमाना है, यस, और इसमें इसलिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज हमारे देश में शुरू ना हो जाए। इसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर। जो या, वहां पर चल रहा है उसका स्पिल ओवर, जो कहते हैं ना, जैसे कप में दूध पानी डालते हैं, वो डालते हैं, जो स्पिलिंग होती है, बाहर निकलता है, वो हमारे देश में ना हो, जिससे कि हमारा देश का यूथ दिग्भ्रमित न हो, भटके नहीं, और यस, गलत दिशा में न बढ़े। इसलिए हमें अपने यूथ को इंगेज करना है, और साथ साथ अपने यूथ को भी कॉन्टिन्यूसली
कीप देम इन गुड ह्यूमर, एंड साथ साथ उनको एक अच्छे रास्ते का मार्गदर्शन किया जाए, उनको वेल अवेयर किया जाए कि जो ये उनके देश में हो रहा है वो उनकी सरकार की कमी से हुआ है। हमारे देश में यूथ प्रोग्राम्स हों, महिलाओं के प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं इस तरह से, जैसे यूथ मोदी जी करते भी हैं, क्योंकि वो यूथ को एड्रेस करते हैं, उनको स्पोर्ट्स में इंकरेज करते हैं। तो हमारे देश में इस संबंध में मैं समझता हूँ कि हमारा यूथ परिपक्व है और उसको इस तरह की कोई कदम उठाने की फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं, या कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, मतलब कॉशियस तो हमको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि भड़काने वाले और आग लगाने वाले तो है ही कुछ लोग जो इंतजार में रहते हैं कि कैसे आग भड़काए जाए, लगाए जाए। करेक्ट। तो राइट। उसमें हमें ये भी देखना है कि हमें हैवी हैंडेड भी नहीं देखना है, एंटी इंडिया नेशनलिज्म, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे नेपाल में, तो वहां का यूथ हमारे खिलाफ हो सकता है, राइट? हम तो हमारे वैसे खिलाफ नहीं हो सकता करेंगे सर। है। और अभी आपने नोटिस किया होगा, मैं हाँ। यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, उन्होंने बोला, वहां के यूथ नारा लगा रहा है, ओली, करप्ट ओली, गद्दी देश छोड़। हम्म। अब कई लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी ने बोला वोट चोर गद्दी गद्दी छोड़, छोड़। लेकिन ये कोइंसिडेंस हो सकता है। बट इससे क्या हो सकता है कि यूथ क्या करता है कि हर, अब कॉपी कैट होता है बेसिकली, वो दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसको कॉपी करने की कोशिश करता राइट। है। जैसे हमारे यहाँ के भटके हुए तो यूथ और भटके हुए वो जो अपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने यही बंगाल में करने की कोशिश की, नेपाल बांग्लादेश को कॉपी करके। अब यहाँ पर इसलिए वहाँ का यूथ हमारे खिलाफ ना हो, ये हमारे देश के हुक्मरानों ने कोशिश करनी या। चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि हम अगर नेपाल से दूर होते हैं तो एक खतरा और है कि ये क्या करेगा, नेपाल चाइना की तरफ झुक जाएगा। हमारे लिए बहुत डेलिकेट स्थिति है, जो कि हमें वी हैव टू प्ले अवर रोल ऑन फॉरेन पॉलिसी के तहत, कि कैसे हम नेपाल को सही रूप में आकलन कर सकें और सही ढंग से उसको हैंडल करें, ताकि वो उसके यहाँ इंटरनल मामलों में कोई दखलंदाजी भी ना हो और ना ही वो चाइना के नजदीक जाए। इसलिए इंडिया हैज टू वॉक वेरी फाइनली, वेरी थिनली, वेरी सॉफ्टली, जिसमें सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड यूथ एस्पिरेशंस, एंड साथ साथ डू नॉट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ या। द कंट्री। तो these are the things which I feel are very important. एंड आपने एक शब्द बोला था कि वो हिंदू या। प्रधान देश है और या हिंदू राष्ट्र है। अभी हालांकि से। अभी वो उन लोगों ने उसको सेकुलर डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से उनको कुछ नुकसान हुआ है। जैसे हमारे देश में बहुत सेकुलर, नुकसान हुआ है। हालांकि सब करने की कोशिश भी की जा रही इस संविधान से, क्योंकि ये किसी मालाफाइड इंटेंशन से ये सेकुलर वर्ड हम्म। डाला गया था, जिसका भुगतान हिंदुओं को ही करना पड़ा था सेकुलर के नाम पर। खैर वो सब्जेक्ट अलग है। अब यहाँ पर क्या है, हिंदू आइडेंटिटी और इसकी मिसयूज का रिस्क बहुत है, क्योंकि नेपाल में स्ट्रॉन्ग हिंदू हम्म। ट्रेडिशंस हैं और इसका इफेक्ट हमारे बॉर्डर स्टेट्स में, मैं तो अल्मोड़ा पे थोड़ा उन जगहों में रहा हूँ, वहाँ के रिचुअल्स और हमारे रिचुअल्स ऑलमोस्ट सेम है। 80% वहाँ हिंदूज की मेजोरिटी है। तो इसलिए कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंदू और दूसरे धर्म के बीच में विघ्न पैदा कर सकते हैं, कम्युनल फायर उड़ा सकते हैं या जग लगा सकते हैं। तो इसलिए हिंदू सेंटिमेंट्स को पोलराइज करने की कोशिश की जा सकती है, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, किसी की राइट। तरफ से। इसलिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं मैम, इनको हम फ्रिंज एक्टर्स बोलते हैं ना, छोटे मोटे लल्लू पंजो टाइप। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा नैरेटिव आगे बढ़ाएंगे। आप ये देखना कुछ दिनों में होगा, नैरेटिव ऐसा बढ़ाएंगे। आप जानते हैं अपोजिशन एलओपी का नाम क्या है, वो कहेंगे इफ जनरेशन जी जनरेशन जी कैन टॉपल रिजीम्स देयर, इंडिया यूथ कैन ऑल्सो डू दैट। क्योंकि ये कान में डालने की बात है और साथ साथ अपने स्वार्थों को सिद्ध यस। करना है। तो दैट इज व्हाट दीज पीपल कैन डू। और इसलिए ये जो अनरेस्ट नेपाल में है, इससे मिसक्रेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं और वहां से गलत फहमियां, फेक न्यूज वगैरह वगैरह फैलाकर हमारे यूथ को भी डिस्टर्ब यस। कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, आपने इतने मतलब इतना डिटेल में जाके बताया। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे कि नेबरहुड फर्स्ट,
लेकिन हमारे जो इमीडिएट नेबर्स है वहाँ सब तरफ सर अभी प्रॉब्लम है। तो हमको जी इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए और बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऑल जी आईज़ आर नाउ ऑन इंडिया, यूएस से लेके हमारे नेबरहुड तक। तो थैंक यू सर वंस अगेन। जी आपका बहुत धन्यवाद, आप इतना बिज़ी होने के बाद भी टाइम निकाल कर मेरे साथ जुड़े। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सर आप आपकी किताबों का नाम बता दीजिए जो ताकि दर्शक पढ़े। थैंक यू सो मच। मेरी अभी तक 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक हिंदी की किताब है जिसका नाम है एहसास और अल्फाज, जो कि हिंदी में लिखी गई है, और मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का। और इसलिए इस कविता में मेरी कविताएं हैं जो कि जिंदगी के हर पहलू को टच ओके, करती हैं, और इसको लिमिटेड एडिशन एमिली डिकिंसन अवार्ड से भी नवाजा गुड। गया है। और ये मुझे पिछले साल या नहीं, इस साल के प्रारंभ में हुआ था। दूसरी किताब मेरी जो है वो कॉर्पोरेट जर्नी पर है, मेरी आर्मी लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ पर मैंने क्या क्या गलतियां की, या लोग क्या गलतियां करते हैं जो उनको ड्रीम्स को अचीव करने में मुश्किलात पैदा करते हैं, अब क्यों हमारे ड्रीम्स खत्म होते हैं, तो उस पर लिखा है, उस थीम पर। तो उस किताब का नाम है योर ड्रीम्स आर डाइंग, योर ड्रीम्स आर डाइंग, द हिडन प्राइस ऑफ रॉन्गफुल राइट। एक्शंस। क्या प्राइस हम उसकी देते हैं, ये दूसरी किताब है। ये अभी अमेजोन में बेस्ट सेलर के रूप में है, चल रही है। और साथ साथ इस किताब का इनॉग्रेशन अभी 12 तारीख को, 12 सितंबर को न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रांगण में होगा, उनके हॉल में होगा, जहाँ की बहुत सारे माननीय अतिथि आएंगे, और मेरा सौभाग्य है कि इसका इनॉग्रेशन वो करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई रियली सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द पीपल। इसको वो अमेजोन में पा सकते हैं, जैसे वो टाइप यस, करेंगे माय यस। ड्रीम्स आर डाइंग, सॉरी योर ड्रीम्स आर डाइंग, तो उनको वो इजीली थैंक यू मिल सर सकती एंड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। दर्शकों को हम निवेदन करते हैं कि सर की किताबें थैंक ज़रूर यू। पढ़िए। साथ-साथ हमारे दर्शकों को ये भी कहते हैं कि आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर थैंक यू सर वन्स अगेन। जय हिंद सर। जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं भी आपको